वेलकम टू ग्रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ओम्स लॉ किया था और वीडियो के लास्ट में आपको क्या दिए थे, क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास इस तरीके से दो ग्राफ बने हुए थे और क्या बोल रहा था, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन टू गिवन रेजिस्टेंस R1 R2। मतलब एक स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया R1 R2 रेजिस्टेंस पे, तो दो ग्राफ आपको दिए हैं। तो आपको कह रहा है कि किस ग्राफ से आपको ये पता लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस R1 है वो किससे बड़ा है, आपका R2 से बड़ा है। हमें पता है कि VI ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो स्लोप R1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है। तो इस ग्राफ से R1 रेजिस्टेंस R2 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो स्लोप है फर्स्ट का वो ज्यादा है किससे बेटा, सेकंड के स्लोप से। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप ज्यादा होगा, R2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप ज्यादा होगा। तो स्लोप ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड का स्लोप यहां से ज्यादा है, तो यहां से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, R2 का रेजिस्टेंस R1 से ज्यादा हो गया। जबकि हमें कह रहा है कि किस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग R1 ज्यादा होगा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्राफ फर्स्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 किससे ज्यादा होगा, R2 से। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2 इन ग्राफ 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे दिया बेटा, 60 वोल्ट दे दिया। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें से, हीटर से 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कह रहा है हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120। मतलब इंक्रीज करके कितना ले गया, 120 वोल्ट। तो अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट। तो सेकंड केस के अंदर जो करंट है उसको हम I डैश से मान ले। ठीक है, तो यहां पे बेटा अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V डैश इज इक्वल्स टू I डैश इंटू में R। V डैश पता है, I डैश निकाल लेंगे, R नहीं पता, तो R रेजिस्टेंस हम कौन से केस से निकालेंगे, फर्स्ट केस से। ठीक है, तो R क्या होगा हमारे पास, V डिवाइडेड बाय I। V आपका 60, I 4। तो यहां से बेटा आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना आ गया, 15 ओम। इसका हम लोग यूज यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए V डैश आपको कितना दिया है, 120। I डैश हमें फाइंड आउट करना है और ये 15 दिया है, तो I डैश कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाए, सॉरी करंट आ जाएगा और वो कितना आएगा, 8 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा अगला जो टॉपिक है, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, राइट द एक्सप्रेशन टू शो द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद दीज फैक्टर। मतलब कुल मिला के हमसे क्या पूछ रहा है कि जो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंडक्टर का किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बेटा जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का उस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साथ ही साथ बेटा किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लास्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे लेंथ की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो बेटा कांस्टेंट आया जो कि क्या है हमारा, रो। रो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसका नाम क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, मटेरियल की, या फिर उसको दूसरा किस नाम से भी जाना जा सकता है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के नाम से भी हम लोग उसको जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने रेजिस्टिविटी बताया उसको आप डिफाइन करिए। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है यहां से हमने रो लिखा है यहाँ पे, वो कि जो कि क्या है आपके पास बेटा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है RA डिवाइडेड बाई L। इसमें बेटा अगर लेंथ को भी हम यूनिट कर दें मतलब 1 कर दें, एरिया को भी हम यूनिट कर दें मतलब 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बराबर हो जाएगी। यहीं से हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। कैसे, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसके बराबर होगी रेजिस्टिविटी,
कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होगी। कब? जब लेंथ कितना हो जाएगा? यूनिट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका यूनिट। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम मीटर होती है। उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग यहां पे ये देख रहे हैं कि जो हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी है कंडक्टर की, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहां पे हमने रेजिस्टेंस देखा है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहां हम रेजिस्टिविटी देख रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी बेटा सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। किस पे? एक तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, प्लस टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी? बढ़ेगी। किस केस में बेटा? कंडक्टर के केस में। ध्यान रखना यहां पे मेंशन किया है सिर्फ कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अगर आपको इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर दे देगा तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। यहां पे बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है, तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। वायर को हमने पुल करके क्या कर दिया? उसकी लेंथ का डबल कर दिया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी? मतलब कोई भी कंडक्टर है उसको हमने खींच के पुल करके लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा हमने वायर तो चेंज नहीं किया, मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो नई रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगता है रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। डायमेंशन का मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीआई ग्राफ आपको दिया हुआ है मेटेलिक कंडक्टर का, ठीक है, जो दो टेम्परेचर पे ऊपर बना हुआ है T1 T2। कह रहा है कि बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो बेटा वीआई टेम्परेचर है, हमें पता है वीआई टेम्परेचर का जो स्लोप है वो किस बात को बताता है? रेजिस्टेंस। अगर बेटा स्लोप ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने यहां पे देखा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो मतलब वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेटा स्लोप अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर T2 का स्लोप ज्यादा है क्योंकि एंगल ज्यादा बन रहा है, T1 का स्लोप कम है। तो T2 का स्लोप ज्यादा है मतलब सेकंड का स्लोप ज्यादा है 1 से, तो सेकंड का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? फर्स्ट रेजिस्टेंस से, मतलब T1 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा होगा। देयरफॉर टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? एक सिलेंडर है, ठीक है, एक मटेरियल का, उसकी लेंथ आपको कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर। हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मतलब आपको लेंथ दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, उसको हमने एसआई में कन्वर्ट कर लिया मीटर में। इफ इट्स रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ इज 20 ओम, रेजिस्टेंस आप लोगों को दे दिया कितना बेटा? 20 ओम। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी हम लोगों से पूछ रहा है। बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। आर के प्लेस पे हमने 20 ओम रख दिया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। डिनोमिनेटर में लेंथ है उसके प्लेस पे ये पुट कर दिया। अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी कितना आ गया? 4 × 10⁻⁻² ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, पास क्या है? वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, दिस वायर इज पुल, उसको खींचा है, पुल किया है, सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। ठीक है, टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट है। कहता है कि नया रेजिस्टेंस निकालो, किसके टर्म्स में? ओरिजिनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में हमें नया रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब भी ऐसे आए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कि वायर को पुल किया है, स्ट्रेच किया है, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर वायर का वॉल्यूम क्या लेके चलेंगे हम लोग? कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर ऐसे बोले वायर को कट किया है तो वहां पे कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो बेटा यहां पे तो उसने सिर्फ क्या बोला? लेंथ को डबल किया। ठीक है, तो बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब पुल करने से पहले का वॉल्यूम और पुल करने के बाद का वॉल्यूम वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है इस तरीके से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेंथ एल से, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में लेंथ। ठीक है, तो यहां पे बेटा देखो, पहले अगर लेंथ एल थी, बाद में क्या कह रहा है? डबल कर दिया, तो बाद की एल डैश लेंथ कितनी होगी? 2l। ये हमें फॉर्मूला पता है। अगर लेंथ एल है, एरिया ए है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई ए। तो हमने ये लिख लिया। अब हमें एक बात पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब पहले जो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ,
इसको पुल करने के बाद लेंथ चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब एरिया को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो बाद का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश, लेंथ एल डैश। ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, पहले और बाद का वॉल्यूम दोनों को इक्वेट कर दिया। बेटा जो बाद की लेंथ है एल डैश, उसको हमने क्या लिख दिया 2l, क्योंकि हमें गिवन है, बट ए डैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे चेंज हो रहा है। एल से एल कैंसिल होके जो हमारे पास ए डैश आया वो कितना आया, a/2। इसका मतलब जब हम कंडक्टर को पुल करेंगे, उसकी लेंथ अगर डबल हो रही है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, हाफ होगा। तो अब नया रेजिस्टेंस देखिए, आर डैश क्या होगा, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम बिकॉज मटेरियल क्या है आपका अभी भी सेम है, लेंथ एल डैश, एरिया ए डैश। एल डैश ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय आर। तो हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस आया है वो 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो यहां पे हमने नया रेजिस्टेंस निकाल दिया, किसके टर्म्स में निकाल दिया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर के टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सिल्वर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.4 मिलीमीटर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सिल्वर वायर दिया जिसका डायमीटर 0.4 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी आपको ये दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कह रहा है हाउ मेनी लेंथ, मतलब हमें लेंथ निकालनी है इस वायर की, कितनी लेंथ चाहिए कि रेजिस्टेंस कितना बन जाए 1 ओम, ठीक है। तो बेटा डायमीटर दे दिया, रेजिस्टिविटी दे दी और रेजिस्टेंस, और लेंथ हमसे पूछ रहा है बेटा। बट जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आप देखिए, रो एल बाई ए, रो हमें डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस दे दिया, एल पूछ रहा है, एरिया हमें डायरेक्ट नहीं बताया, बट हमें यह पता है कि जो हमारा कंडक्टर है, जैसे देखो ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर शेप में है, ठीक है। तो उसका एरिया डायरेक्ट ना दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो πr² लिख सकते हैं। तो अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो भी मैं एरिया निकाल सकता हूं πr² से। तो यहां पे उसने हमें डायमीटर दे दिया, तो इसका हाफ कर दूंगा तो मेरे पास रेडियस आ गया या नहीं आ गया। तो बेटा यहां पे जो एरिया है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, πr² के टर्म्स में। तो बेटा मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ को एक साइड रखा, बाकी सबको एक साइड ले गया, RA बाई रो, एरिया को πr² लिखा, रेजिस्टेंस 1 ओम जो कि मेंशन है, पाई को 3.14, रेडियस हमारे पास ये था, ठीक है, उसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, रेजिस्टिविटी ये है, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लेंथ कितना आता है 7.85 मीटर। अच्छा यहाँ पे ये बेटा इरेज हो गया, ऐसा मत सोचना कि यूनिट गलत लिखी है, ओम मीटर है यूनिट, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट, ये जो लिखा है यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछ लेता है, एक एक नंबर के, ठीक है, या फिर अगर 2 या 3 में पूछेगा तो वो पार्ट्स करके पूछ लेता है। यहाँ पे क्या बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स या सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बिहाफ पे सब्सटेंसेस का जो क्या किया है, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया है। पहले मेटल है, मेटल भी बोल सकते हैं या कंडक्टर बोल सकते हैं हम उसको। सेकंड एलॉय है, और ये क्या है, इंसुलेटर। तो इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर की। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मेटल मतलब कंडक्टर की। यहां पे ऑर्डर दिखा रखा है कैसे इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट यहां पे क्या बोला है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब जो एलॉय है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो ज्यादा होती है, किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। जैसे फॉर एग्जांपल नाइक्रोम, ठीक है, तो नाइक्रोम डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना है, जैसे निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, इस तरीके से। तो जो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है वो जिससे मिलकर बन रहा है, निकल और क्रोमियम, तो इंडिविजुअल जो मेटल है निकल और क्रोमियम, उनकी रेजिस्टिविटी से ज्यादा होगी किसकी रेजिस्टिविटी, एलॉय की। यहां पे इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी, एक टर्म कई बार पूछ लेते हैं। तो कंडक्टिविटी को फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से। तो जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। अगर आपसे पूछ लेगा डिफाइन कंडक्टिविटी, राइट इट्स एसआई यूनिट, तो आप क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और उसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कैसे पता चला, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, तो ये उसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे इंपॉर्टेंट यहां तक। इसमें क्या बोल रहे हैं, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, लीस्ट होती है, बहुत कम होती है, इसलिए सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। दूसरा, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं हम लोग यूज करते हैं आइदर कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है,
उनको ही यूज क्यों करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम को कनेक्टिंग वायर के लिए? तो उसका सीधा सा रीजन क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। रेजिस्टिविटी अगर कम है तो इसका मतलब दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हैं, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इसलिए हम लोग उनको कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए कनेक्टिंग वायर के तौर पे। ठीक है, जैसे यहां पे बोला है व्हाई डू कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूजुअली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर्पस। क्यों इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर्पस, मतलब एज ए मतलब कनेक्टिंग वायर के तौर पे यूज क्यों करते हैं? तो उसका सीधा सा रीजन क्या है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन मेटल। जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना हुआ होता है बेटा, टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। क्यों टंगस्टन मेटल का हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये जो टंगस्टन मेटल है बेटा बहुत इजीली बर्न नहीं होता। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, बहुत हाई है, जो कि कितना है 3300 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में क्या बोल रहा है, हीटिंग डिवाइसेस या एलिमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ये सारे के सारे किससे बने हुए होते हैं बेटा, मेड अप ऑफ एलॉय। इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स या डिवाइसेस किसके बने होते हैं, एलॉय के। क्यों हम एलॉय यूज करते हैं इनमें बनाने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है, और वो कब होगी, जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी बेटा उसके अक्रॉस जो हीट है उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम लोग हीटिंग डिवाइसेस के तौर पे क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। ठीक है, और एलॉय में जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है नाइक्रोम। ठीक है, अब बेटा नाइक्रोम को अभी जैसे मैंने बताया था, इंडिविजुअल जो इसको नाइक्रोम को या एलॉय को यूज क्यों करते हैं ये पूछ सकते हैं। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि जो एलॉय है उनकी रेजिस्टिविटी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम एलॉय को यूज करते हैं एज ए हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर्स है यही है जो ये पॉइंट्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताए हैं। ठीक है, तो बेटा यहां तक ये क्या था आपके पास, हाँ जी बेटा, तो यहां तक ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो पॉज करना और आप चाहो तो उनको स्क्रीनशॉट लेके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद ठीक है आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपका होमवर्क डन हो गया। उसके बाद आपको एक हम लोग नंबर प्रोवाइड करेंगे जिस पे आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो या आप सॉल्यूशन शेयर कर सकते हो। उसमें हम लोग बता देंगे कि अगर कोई करेक्शन की नीड होगी तो आप कहां पे क्या और कैसे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ग्रेडियंट कंपटीशन क्लासेस को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है,